वेलकम टू बायोफोर्टिशन। आज हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और ये जो वीडियो 11 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेल जो है वो सेल सोल कहता है चैप्टर्स का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल स्टार्ट करने से पहले होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बायो47 जो आज हम सेल स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देखेंगे। सेल जो है वो किसी भी सजीव जीव में स्मॉलेस्ट यूनिट यानी छोटी इकाई कहलाती है। सभी प्रकार के सेल्स में 3 कॉमन स्ट्रक्चर्स होती है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा डीएनए। जो पहला सेल मेम्ब्रेन है, सभी कोशिका में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। यह कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग रखता है। दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा डीएनए। डीएनए जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें 3 चीज़ें कॉमन हो गई। अब हम देखते हैं आगे। कोशिका को हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियस जो होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। यूकैरियोटिक मोर एडवांस मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, जैसे कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। दूसरा कैटेगरी है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए होता है बट इसमें न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है। देखिए ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है जो कि न्यूक्लियस से घिरा हुआ नहीं है और इसमें जो ऑर्गेनल पाए जाते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। और प्रोकैरियोटिक जो होता है ये हमेशा यूनिसेलुलर पाया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया में वो प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे आखिरी में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो आखिर सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं। तो ऑर्गेनल्स स्पेशल होते हैं क्योंकि सभी का काम अलग अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं जिसको पूरे सेल का कंट्रोलर बोलते हैं। तो चलिए हम जिस बॉस के पास जाते हैं, जो न्यूक्लियस है उसको बॉस भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियस में आपको डीएनए मिलेंगे जो कि जेनेटिक मटेरियल होते हैं। डीएनए डिसाइड करता है कि सेल को क्या करना है और कब करना है। जब कोशिका को डिवाइड नहीं करना होता है तब डीएनए क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में रहता है। देखिए जब कोशिका को डिवाइड करना होता है तो ये क्रोमेटिन आपस में कंडेंस होते हैं और कंडेंस होकर ये क्रोमोसोम बनाते हैं। अब देखिए क्रोमेटिन ये हुआ, कंडेंस हुआ और ये कंडेंस होकर ये क्रोमोसोम बनाया। ठीक है। न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस, और ये क्या करता है, राइबोसोम यहीं से बनते हैं, इसलिए राइबोसोम की फैक्ट्री भी बोल सकते हैं किसको, न्यूक्लियोलस को। न्यूक्लियस में देखिए बहुत सारे जो नाभिकीय छिद्र यहाँ से राइबोसोम बाहर निकलते हैं और इस राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना, मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। राइबोसोम और बाकी जो इतने ऑर्गेनल्स है वो साइटोप्लाज्म में रहते हैं और राइबोसोम पूरे सेल में आसानी से घूम सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ राइबोसोम जुड़ सकते हैं, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ राइबोसोम जुड़ जाते हैं और इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार में बढ़ जाता है। पहला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये जो राइबोसोम जुड़ रहा है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखिए यहाँ कर जुड़ा और ये वहाँ जाकर जुड़ा। तो इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में जो है उसमें राइबोसोम जुड़ते हैं। तो 2 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम नहीं रहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक जो राइबोसोम वो जुड़ते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को बनाते हैं। इसमें जो राइबोसोम जुड़ा है वो प्रोटीन को बनाएगा और ये प्रोटीन क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलेगा और ये वेसाइकल्स के रूप में निकलेगा। और देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम प्रोटीन बनाया और ये वेसाइकल्स के रूप में बाहर निकला। और ये ऐसे ही प्रोटीन जो वेसाइकल्स में हुए बाहर निकलते हैं और ये पहुंच जाते हैं गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी इन सबको क्या करता है, प्रोटीन्स को रिसीव करता है और उनको मॉडिफाइड करता है। मॉडिफाइड करने का मतलब क्या है, उस प्रोटीन को फोल्ड करता है। ये फोल्ड हुए प्रोटीन और ये 3D स्ट्रक्चर बन रहा है, ये फोल्ड हो गया, ऐसे ये एक्टिव बनते हैं प्रोटीन। और इस प्रोटीन में कुछ लिपिड्स आकर जुड़ जाते हैं। ये आया पीला वाला लिपिड आया, इसे आकर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा लिपोप्रोटीन। इससे कुछ कार्बोहाइड्रेट भी आकर जुड़ जाते हैं, ये जुड़ा कार्बोहाइड्रेट उससे, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। प्लांट एनिमल सेल्स में कुछ वैक्यूल्स भी होते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले प्लांट सेल की। जो प्लांट सेल में है वो वैक्यूल्स सेंट्रियोल वैक्यूल बनाते हैं। प्लांट्स में सेंट्रल वैक्यूल जो वाटर को जमा करता है। एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो वैक्यूल्स जो है वो लाइसोसोम को बनाते हैं। लाइसोसोम जो होता है वो गार्बेज कलेक्टर होता है, यानी कि ये डैमेज पार्ट को क्या करता है, अपने में समा लेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्टिंग के लिए इसमें कुछ एंजाइम्स पाया जाता है, इस एंजाइम को बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये सभी चीज को पचा सकता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अब बात करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसको पावर हाउस या फिर ऊर्जागृह भी बोल सकते हैं, या एनिमल प्लांट्स दोनों पे आते हैं। अगर हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में एटीपी को बनाता है और एटीपी सभी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर कोशिका को ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसको ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। देखिए एक है ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हुआ,
अब सेल जो अपना आकार है वो साइटोस्केलेटन की मदद से बनाए रखती है। साइटोस्केलेटन में 3 स्ट्रक्चर्स होती है। पहला है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो है ये प्रोटीन से बनी होती है, पतली धागे की जैसी संरचना होती है। दूसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ट्यूबुलर प्रोटीन से बने पाइप के समान रचना है। तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट है। अब हम बात करेंगे कुछ जीव जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए। इसका पत्ती को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, देखिए पत्ती को काटे माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलता है। इस स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट ये हरा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, और यह सेल वॉल प्लांट सेल को शेप देती है और प्रोटेक्शन देती है। ये सेल वॉल जो है एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। अब कुछ यूनिक स्ट्रक्चर देखेंगे जो कुछ ही सेल्स में पाई जाती है, जैसे कि ह्यूमन सेल्स में देखेंगे यूनिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो कि कुछ ही सेल्स में, जैसे कि ह्यूमन सेल्स में अगर देखें तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सेल है, रेस्पिरेटरी सेल्स है, उसमें सीलिया पाए जाते हैं। ये सीलिया स्पेक्ट्रम में पाए जाते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्पेशल वे में मूव करते हैं जिससे पार्टिकल्स आगे बढ़ रहे हैं। ये है सीलिया, ये एक स्पेशल कोऑर्डिनेट में आगे बढ़ जिससे पार्टिकल आगे बढ़ते हैं। देखिए, और कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाए जाते हैं। यह टेल लाइक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया मूव कर रहा है अपने फ्लैजिला के सहायता से। ह्यूमन सेल्स में जो फ्लैजिला है वो नहीं पाया जाता है, ये केवल स्पर्श से पाया जाता है। अब सभी चीज़ों का हम एक समरी देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने यूकैरियोटिक सेल्स देखा कि प्लांट सेल, एनिमल सेल यूकैरियोटिक होती है, इनमें न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन से ये घिरे होते हैं। ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। दूसरा हमने जाना प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यह मुख्यतः यूनिसेलुलर होते हैं और न्यूक्लियस उसमें परफेक्ट नहीं होता है, और मेम्ब्रेन युक्त जो ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग, वो नहीं पाए जाते हैं। सभी हमने यह भी देखा कि सभी सेल्स में 3 चीज़ें कॉमन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में पाई जाती है। तो चलिए हमने सेल का ओवर देख लिया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ों का हमने ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स को देख लिया है। सो ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।